तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें इम्पोर्टेंट 20 MCQ हम पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है स्पेशली जो है साइंस के क्वेश्चन को हम डील करेंगे अभी उसमें हम। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का सबसे अच्छा चालक है? विच एलिमेंट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का सबसे अच्छा चालक है? देखिए, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाएगा, उसकी चालकता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। यानी कि चालकता किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी क्या है, थोड़ा समझिएगा। चालकता किसको बोलते हैं? तो किसी पदार्थ में, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जितनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितनी आसानी से मूव कर जाए, उसकी चालकता उतनी अधिक मानी जाती है। और चालक किसको बोलते हैं? तो चालक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे, इसको कंडक्टर मटेरियल। और ऐसी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तक स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? चालक नहीं है, यानी कुचालक या अचालक। अक्सर सभी मेटल जो हैं ये चालक होते हैं। सभी मेटल जितनी भी धातुएं होती हैं ये चालक होती हैं। तो कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों का सबसे अच्छा चालक है? चालक तो सभी है, इसमें सभी के सभी मेटल है। लोहा भी मेटल है, तांबा भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है और एल्यूमिनियम मेटल है। सभी के सभी इसमें मेटल हैं, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा है? लोहा। लोहा एक मेटल है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये अच्छा चालक तो है, लेकिन लोहा में जंग लग जाता है। तो जंग लग जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। इसका प्रतिरोध अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। किसका? लोहा का। इसलिए सबसे अच्छा ये चालक नहीं है। नेक्स्ट, कॉपर। तांबा जो है काफी अच्छा चालक माना जाता है। जो तांबा है, कॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन का सबसे एक अच्छा चालक माना जाता है। इसीलिए इसको अक्सर तार के रूप में, तार में जो हम तांबा के तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो चालकता है वो काफी अच्छा होता है और चीपेस्ट भी होता है। किसकी तुलना में? तो चांदी की तुलना में ये ज्यादा सस्ता होता है। कौन? तांबा। तांबा जो है वो चांदी की तुलना में, चांदी जो है तांबा से ज्यादा महंगा होता है। हालांकि चालकता के मामले में चांदी जो है, चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है। यानी कि तांबा से चालकता ज्यादा होती है किसकी? चांदी की। लेकिन चांदी से बहुत सस्ता होता है तांबा, इसलिए तांबा का उपयोग हम ज्यादा करते हैं। हालांकि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन होता है? वो चालक चांदी होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जी जो है अच्छा चालक है और चांदी की तुलना में उसकी चालकता कम होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की। ठीक है। एल्यूमिनियम चीपेस्ट, सस्ता होने के कारण एल्यूमिनियम के तार का भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो इतनी सारे एलिमेंट में सबसे अच्छा चालकता किसकी होती है? तो चांदी की। बशर्ते हम उपयोग इसका नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये काफी महंगी होती है और इसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं करते। किसका? चांदी का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। देखिए, न्यूटन जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल के बारे में बताया था। तो न्यूटन का कितना? 3 नियम था। न्यूटन का कितना नियम था? 3 नियम था। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नियम से जो क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अभी तीसरे नियम के बारे में बात हो रहा है। पहले नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें क्या, पहले नियम में क्या कहा गया था? जब तक किसी वस्तु पर कोई ना कोई बल नहीं लगेगा, वो मूव नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। तीसरा नियम क्या है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल सही है, यही तीसरा नियम है। पहला ही उत्तर इसका सही होगा कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना क्रिया करेंगे उतना ही प्रतिक्रिया होगी। दूसरा क्या है? गति में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। यह उत्तर गलत होगा, क्योंकि पहला जो नियम है ये वही बताता है कि जब तक कोई बल नहीं लगाया जाए वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।
ये कौन सा नियम है? ये फर्स्ट वाला रूल है आपका, जो न्यूटन गति का पहला नियम है। बल के कारण त्वरण नहीं, ये भी गलत है। तीसरा नियम ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? ए। सही उत्तर क्या होगा इसका? ए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर। हाँ, पहला ही ऑप्शन सही होगा। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का ही हम उपयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। और इसमें तरल के रूप में जो है पारा का उपयोग किया जाता है। किसमें? बैरोमीटर में जो है पारा का उपयोग या किसी और तरल का भी उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। और सामान्य समुद्री स्थल पर सामान्यतः जो वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg जो है, ये सामान्यतः वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या है? तो वोल्टमीटर जो है ये किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज को मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है? तो वोल्टेज को मापता है, यानी कि विद्युत विभव को मापता है। विद्युत विभव को मापता है, क्या मापता है? वोल्टमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या करता है और पीरोमीटर क्या करता है? तो वायुमंडल में वायुमंडलीय आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापता है कौन? हाइग्रोमीटर। और पीरोमीटर क्या करता है? तो पीरोमीटर जो है सामान्यतः भट्ठी में जो टेम्परेचर बहुत उच्च तापमान होता है उसको मापता है। ठीक है, भट्टियों में धातुओं को गलाने के लिए, धातुओं को बनाने की प्रक्रिया में जब टेम्परेचर काफी अधिक होता है तो उस समय यानी कि अत्यधिक तापमान को मापता है कौन? पीरोमीटर। तो पीरोमीटर क्या करता है? अत्यधिक तापमान। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो व्हाट टाइप ऑफ वेव इज ए साउंड वेव? देखिए, ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग होती है। तो सबसे पहले ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, और ये यांत्रिक तरंग जो है आसानी से हवा में या जल में या फिर ठोस में गमन कर सकती है। यानी कि ध्वनि तरंग जो है आसानी से हवा में, जल में या ठोस में गमन कर सकती है। तो ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, तो पहला अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कैसा तरंग होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग है जिसमें तरंगों का कंपन जो है वो तरंगों की दिशा के लंबवत होता है। तरंगों का कंपन जो है वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है। जैसे कि जल तरंग, ये जल तरंग क्या होता है? तो इसमें जो तरंग होती हैं वो तरंग कंपन के, यानी कि जल तरंग के कंपन के डायरेक्शन के लंबवत होती है तरंग की दिशा। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग कैसा तरंग है? तो कंपन की दिशा में ही तरंग की दिशा होती है, तो उसको बोलते हैं क्या हम? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और अगला है अस्थाई तरंग। अस्थाई तरंग एक ऐसा तरंग है जिसमें दो दिशा में उठने वाली तरंग, दो डायरेक्शन में जाने वाली तरंग मिलकर एक अस्थाई तरंग का निर्माण कर लेती है। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, यानी कि अस्थाई तरंग। तो ध्वनि तरंग किस तरह की तरंग होगी? अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। क्यों? क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जो होगा उसमें कंपन की दिशा तरंग के दिशा में ही होता है, और अनुप्रस्थ में कंपन का जो डायरेक्शन, वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो तरंग के डायरेक्शन के, वेव के डायरेक्शन के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग निर्वात में कितना होता है? तो सबको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो है निर्वात में 3 इंटू 10⁸ 8 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये 8 है, ध्यान दीजिएगा, ये 8 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडलीफ की आवाज सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए, मेंडलीफ आवाज सारणी जो है दो तरह का हुआ। सबसे पहला जो था वो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, और जो दूसरा है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न। तो आधुनिक आवर्त सारणी और मॉडर्न और मेंडलीफ दोनों में क्या अंतर है, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है, इसमें परमाणु बहार को लेकर बात किया गया था। यानी कि जितने भी तत्व अवेलेबल थे उस समय, तो उसको परमाणु भार के हिसाब से अरेंज किया गया था। जबकि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, उसमें परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, इसके हिसाब से बात किया गया। पहला हो गया दोनों का अंतर। तो ये क्वेश्चन जो है इसी में कवर हो जाएगा। तो कौन है? मेंडलीफ। तो मेंडलीफ में टोटल आवर्त की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो है बहुत कम एलिमेंट की खोज की गई थी, अप्रोक्स 63 के आसपास में। तो उसको अरेंज किया गया था, तो उस समय आवर्त की संख्या 6 थी। और जब आधुनिक आवर्त सारणी की बाद में बात की गई, तो उसमें आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ग्रुप थे, टोटल 8 ग्रुप थे। यानी कि स्तंभ जो थे वो टोटल 8 थे। स्तंभ जो थे टोटल 8 थे। और परमाणु संख्या के आधार पर जब आधुनिक में अरेंज किया गया, तो इसमें टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। इसमें जो है भविष्यवाणी की गई थी आगे के लिए कि आगे और भी तत्व अवेलेबल हो सकते हैं, कंफ्यूजन में थे। ठीक है, यानी कि भविष्यवाणी की गई थी नए तत्वों के लिए। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया है कि जितनी भी ज्ञात तत्व है सबको अरेंज कर दिया गया। जितने भी ज्ञात तत्व है सबको अरेंज कर दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। तो टोटल कितने डिफरेंस हो गए? परमाणु भार के हिसाब से अरेंज किया गया था मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और आधुनिक जो है परमाणु संख्या के हिसाब से। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 6 थी, जबकि नए वाले में कितने हैं? 7 है। उस समय मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय टोटल जो है ज्ञात तत्व थे लगभग 63 के आसपास। स्तंभ की संख्या 8 थी परमाणु भार के हिसाब से, और परमाणु संख्या के हिसाब से जब आगे आधुनिक को बनाया गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 हो गया। इसमें नए तत्वों की भविष्यवाणी की गई थी, और इसमें जो है नए तत्वों को अरेंज कर दिया गया। इसमें एक और था कि परमाणु भार के हिसाब से जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई हुई थी, तो बहुत सारे जो है एलिमेंट को जो है हिसाब से सही ढंग से नहीं रखा गया था। बहुत सारे जो है परमाणु भार के हिसाब से उसका गुणधर्म जो है आगे पीछे हो रहा था। जबकि परमाणु संख्या के हिसाब से आगे जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया, तो सबको अरेंज कर दिया गया ढंग से, ताकि सब जो है जितने भी गुणधर्म है सब अच्छे से जो है यूज होते हैं, यानी कि लगातार काम वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं था, और नए वाले में अरेंजमेंट सही ढंग से है। ठीक है, ये इतने जो है अंतर है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? 6 होगा। सही उत्तर इसका 6 होगा। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर क्या होगा? 6 होगा। ये आपको देखिए, इसमें जो है अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग मत मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। जब आप आवर्त सारणी को देखिएगा, तो उसमें आपको 36 स्तंभ, 36 कितने मिलेंगे? आवर्त मिलेंगे 6। जब सारणी को देखिएगा, गौर कीजिएगा, 6 मिलेंगे। और जब आधुनिक होगा तो वहां कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? तो चुंबक का उपयोग तो होगा नहीं, तापमान का उपयोग होगा नहीं, दबाव का उपयोग होगा नहीं, तो किसका उपयोग होगा? विद्युत प्रवाह का उपयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? नाइट्रोजन होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। तो कौन सा सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2। और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। नाइट्रोजन को N, और हाइड्रोजन का H। नेक्स्ट,
कौन सा पिंड शून्य त्वरण के साथ भी गति कर सकता है या किसके कारण संभव है? शून्य त्वरण के साथ भी गति कर सकता है। तो त्वरण को हम लोग ए वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। ए फॉर एक्सेलरेटर, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो शून्य त्वरण के साथ यानी कि ए वेक्टर जो है इज इक्वल टू 0, शून्य त्वरण है के साथ भी गति कर सकता है। या किसके कारण संभव है? यदि उस पर बल न हो, यदि वेग स्थिर हो, स्थिति बदलती हो, कोई नहीं। देखिए, स्थिति बदलेगी तो त्वरण शून्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्थिति को आगे पीछे करने में ही जो है त्वरण का काम होता है। तो त्वरण शून्य है, इसका मतलब उसका वेग जो है v जो है, वेग भी जो क्या है वो सदिश राशि है। वेग भी क्या है? सदिश राशि है। तो वेग अगर एक समान होगा, वेग अगर स्थिर होगा तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि त्वरण आगे पीछे होगा तो वेग स्थिर हो ही नहीं सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वेग जब इसका स्थिर हो। ठीक है, ये पहले देखिए पूछा हुआ प्रश्न भी है। नेक्स्ट, कौन सा बल पिंड को गोलाकार पथ पर गति करने में मदद करता है? गोलाकार पथ पर गति करने में कौन सा बल मदद करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, धरती पर कोई भी पिंड होगा, कोई भी बॉडी होगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा, इसको गोलाकार से मतलब तो है नहीं। घर्षण बल, हर एक वस्तु के गति में घर्षण बल का उपयोग होता ही है। अब अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दो फोर्स होता है। तो गोलाकार पथ पर जब गति करेगा तो केंद्र की ओर बल लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। और इसी के चलते जो है कोई वस्तु आसानी से गोलाकार पथ पर गति कर पाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट, एक गतिमान पिंड पर अपकेंद्र बल का कार्य क्या होता है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा दो तरह के बल होते हैं, एक होता है अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो है केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो केंद्र की ओर खींचना, केंद्र की ओर कौन खींचता है? तो केंद्र की ओर कौन खींचता है? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल। तो केंद्र की ओर खींचने का काम किसका है? अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र नामी है केंद्र की ओर। ठीक है, नेक्स्ट, गोलाकार पथ पर, तो गोलाकार पथ पर दोनों लगता है, विकेंद्र और अपकेंद्र दोनों लगता है। गति को रुकवाता है, तो रुकवाने की तो घर्षण हो सकता है, घर्षण रोक सकता है। और बाहर की ओर, ये आपका जो है बाहर की ओर ढकेलता है। ये आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवाष्प घनत्व और तापमान के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एंड टेम्परेचर? देखिए, जलवाष्प घनत्व और तापमान के बीच बहुत ही सकारात्मक संबंध है। जलवाष्प घनत्व और तापमान, जरा समझिएगा, टेम्परेचर और जलवाष्प घनत्व, जैसे ही तापमान को बढ़ाते हैं तो जलवाष्प घनत्व जो है बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही, अगर एक नॉर्मल से एग्जांपल समझते हैं, जैसे ही वाटर को गर्म करते हैं यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जल से वाष्प निकलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जलवाष्प घनत्व भी क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जल के जो अणु हैं वो गर्म करने पे बहुत ही एक दूसरे से काफी दूर दूर हो जाते हैं, काफी स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके चलते जल जो है, जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। यानी कि तापमान के बढ़ाने पर जलवाष्प घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, जलवाष्प घनत्व तापमान के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा पहला ही। जलवाष्प घनत्व तापमान के साथ घटता है, गलत आंसर है, कोई संबंध, ये भी गलत है। और जलवाष्प घनत्व तापमान के साथ समान रहते, ये भी गलत है। तो जलवाष्प घनत्व और तापमान के बीच बहुत ही सकारात्मक सा संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा के लिए ओम का नियम क्या है? विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा को कैसे नोट करते हैं हम लोग? आई। ओम, ओम का नियम क्या? ओम कौन थे? ओम जो है एक वैज्ञानिक थे, फुल नेम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नियम को दिया। इसके अनुसार ओम का नियम क्या था? कोई एक चालक है, एक चालक मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है, तो किसी कंडक्टर मटेरियल के दोनों एंड के बीच का जो विभवांतर होगा, पॉइंट ए
पॉइंट बी। दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है, इसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या था? किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर हमेशा ही समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के। समानुपाती होता है, इसका अर्थ हुआ कि दोनों के बीच, दोनों सिरों के बीच विभवांतर बढ़ेगा अगर इस चालक के अंदर बहने वाली धारा भी बढ़ती होगी। अगर चालक के अंदर की प्रवाहित होने वाली धारा घटेगी तो उन चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी घटेगा। यानी कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। यह है आपका जॉर्ज साइमन ओम का नियम, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोपोर्शन का जो सिंबल हटता है तो इज इक्वल टू आ जाता है एक कांस्टेंट आर और इनटू आई, और इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ये प्रतिरोध हो गया, आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और भी क्या है? विभवांतर है। V जो है विभवों का अंतर है, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ओम के नियम से? में क्या फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेंस की ताकत की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता, लेंस की ताकत की इकाई क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वसा और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? तो देखिए, वसा समझते हैं, वसा क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर में जो है वो ऊर्जा आता है, एनर्जी आता है, ठीक है। एक ग्राम एक ग्राम वसा जो है लगभग 6 से 8 कैलोरी का ऊर्जा देती है, 6 से 8 कैलोरी का ऊर्जा देती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी का ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसीलिए वसा जो है मुख्यतः क्या होती है? तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। वसा जो है एनर्जी को स्टोर करने की, वसा जो है बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती है, यानी कि संग्रहित करती है, जिससे कुछ समय तक ये धीरे धीरे जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो चीनी में होता है, कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है, कार्बोहाइड्रेट रोटी में होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है। चीनी लेने से, चावल लेने से, रोटी लेने से जो है वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या उपयोग होता है? देखिए, इसको समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या उपयोग होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वो बहुत तरह का होता है, ठीक है। समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला ऑप्शन दिया है कि उपयोग क्या है? संचार। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग संचार में होता है। अब संचार में क्या, जैसे कि वाईफाई, आज के समय जो प्रचलित है वाईफाई, टेलीफोन या मोबाइल, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही तो उपयोग होता है। रेडियो, टेलीविजन, इन सभी में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करके ही यह वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो दृश्य विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसी को तो प्रकाश कहा जाता है। जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसी को प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किसको बोलते हैं? तो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही एक एग्जाम्पल है लाइट।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गर्मी, हीट। विद्युत चुम्बकीय देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही एक प्रकार हीट भी है। इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो क्या करती है, गर्मी प्रदान करती हैं। इंफ्रारेड लाइट क्या करती है, गर्मी प्रदान करती हैं। तो इसका सही उपयोग क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही क्या उपयोग होगा, एक गर्मी हीट भी होगा इंफ्रारेड लाइट के लिए, उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो संचार के रूप में भी वर्क करता है, प्रकाश भी है, गर्मी भी है, और भी इसका बहुत सारा उपयोग है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे होता है, एक्सरे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसमें क्या होता है, जैसे हड्डियों का छवि, जो हड्डी टूट जाता है, शरीर के अंदर की कोई हड्डी अगर फ्रैक्चर कर जाती है तो उसका एक दृश्य बनाने में वर्क करता है एक्सरे। और भी ये गामा रे, जितनी भी रे हैं ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जैविक ऊर्जा का सोर्स कौन सा है, समझते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी। जैविक ऊर्जा का मुख्य सोर्स जो है सन या सूरज को माना जाता है। जैविक ऊर्जा का मेन सोर्स कौन होता है, वो सूरज को माना जाता है, सन। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जो हैं वो सन से ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी जीव जो हैं वो सूर्य से ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधा जो है वो सूर्य से ऊर्जा प्रदान करता है, और पौधा क्या करता है, सूर्य से एनर्जी लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है कौन, पौधा। पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य से प्राप्त जैविक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इस प्रक्रिया में देखिए ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो बाद में जाकर धरती के सभी जीव इसका उपयोग करते हैं। ये लाभकारी होता है हम जीवों के लिए। अगला प्रश्न, अगला क्या ऑप्शन है, विद्युत। जैविक ऊर्जा का सोर्स विद्युत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये कृत्रिम उपयोग किया जाता है विद्युत का। कृत्रिम तरीके से विद्युत का उपयोग किया जाता है। अंतराण्विक बल, ये अलग तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अलग तरह का बल है जो वस्तुओं को धरती पर वस्तुओं को स्थिर रखने के लिए होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, एक अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भी जैविक ऊर्जा का पार्ट नहीं है। कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप में मौजूद नहीं है, विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन इट्स नेचुरल फॉर्म। देखिए समझते हैं, सोना। सोना जो है अक्सर नदियों में या चट्टानों में, पहाड़ियों में जो है वो अक्सर पाया जाता है। और ये जो सोना जो है बिल्कुल मुक्त अवस्था में अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही पाया जाता है, कुछ अशुद्धियों के साथ होता है, ये अलग चीज है। तो कौन सा तो प्रकृति रूप में मौजूद नहीं होता है, तो प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है गोल्ड, सोना, जो कि प्रॉपर पाया जाता है कहाँ, चट्टानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, या उस चट्टानों के एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हुई झरनों में पाया जाता है क्या, सोना। चांदी जो है ये भी, चांदी जो है ये भी मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, कुछ अशुद्धियों के साथ होता है। हाइड्रोजन, धरती पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, और सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, और प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल भी होता है हाइड्रोजन। लेकिन इतना हल्का होने के कारण हाइड्रोजन जो है किसी न किसी गैस के साथ आसानी से मिल जाता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, H2। ये अक्सर जो है H2O के फॉर्म में मिल जाएगा, या कार्बन के साथ में CH4 C2H6 इस फॉर्म में मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है नॉर्मल H हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं मिलता है, या H2 के फॉर्म में भी बहुत कम अवेलेबल है। हालांकि वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा है, बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ये किसी न किसी के साथ एक यौगिक कंपाउंड बना लेता है, जैसे कि H2O CH4 C2H6, इस तरह से हाइड्रोजन पाया जाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं है ज्यादा कौन, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर क्या होगा, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है N2 के, नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में मुक्त अवस्था में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विसरण, प्रकाश के विसरण का उदाहरण है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विसरण, डिस्पर्शन किसको बोलते हैं,
जब कोई लाइट अपने अलग अलग घटकों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि लाइट जो है, लाइट को अलग अलग घटकों में जब बढ़ता है तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। जैसे कि हम सभी ने सुना है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो प्रकाश के एक सफेद रंग को 7 रंगों में, 7 अलग अलग रंगों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। और यह कैसे हो, देखिए प्रकाश के विसरण का उदाहरण क्या, देखिए पहले उदाहरण की बात कर रहा है, तो इंद्रधनुष का बनना, हम सभी को पता है कि इंद्रधनुष का बनना ही प्रकाश का विसरण का उदाहरण है। यानी कि प्रकाश को अलग अलग रंगों में, अलग अलग घटकों में टूटने की प्रक्रिया ही विसरण होता है। और ऐसा किस में देखने को मिलता है, इंद्रधनुष में देखने को मिलता है, जिसमें टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। लाइट का जलना, लाइटिंग ऑफ ए बल्ब इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, आईने में क्या होता है, परावर्तन होता है, इसमें भी जो है लाइट जो है वो अलग अलग घटकों में नहीं बढ़ता, ये भी गलत होगा। लेंस में अभ्यस्त होना, फोकसिंग इन द लेंस, ये भी गलत होगा। सही उत्तर क्या है, इंद्रधनुष। जरा और डिटेल समझते हैं, प्रकाश का विसरण होता क्या, प्रकाश के विसरण की घटना क्यों घटती है, आखिर लाइट 7 अलग अलग घटकों में विभाजित क्यों होता है। तो प्रकाश, देखिए इंद्रधनुष की घटना कैसे घटती है, प्रकाश जो है वो वर्षा की बूंदों से जब होकर गुजरता है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये अलग अलग एंगल पर झुकता है, जिससे लाइट में जो 7 तरह के अलग अलग जो है कलर देखने को मिलते हैं। इसी घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विसरण। ये इसके अलावा भी, बूंद के अलावा भी, जब प्रिज्म से, हम लोगों ने पढ़ा है प्रिज्म, प्रिज्म प्रिज्म से होकर भी जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, तो डिफरेंट तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ होने के कारण, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण प्रकाश के विसरण की घटना होती है। चलिए आज का क्लास यही भी लास्ट होता है।